एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंस नहीं होता बच्चा, लेकिन एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंस रहता है, और वो है आज के समय में हो ये रहा है कि पेरेंट्स एक ही काम कर रहे हैं कि वो बच्चे का दोस्त बन रहे हैं, लेकिन बच्चे के और दोस्त बन नहीं रहे। बिल्कुल सही बोला। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुझे एनडीए पढ़ने के लिए मैंने एक साथ दैट इज नॉट क्वालिटी। मेरे में वही है, हम सिखाएंगे कि क्लास ऐसे लोगे। जिस चीज का आप लोगों का सपना है, जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर पहुंचकर बहुत हजारों लाखों बच्चों को गाइड करके रिटायर हो चुके हैं। ऐसा सुना जाता है, बोला जाता है कि अगर पहली एसएसबी में नहीं हो तो उसके बाद होना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एसएसबी। तो ऐसा कुछ है सर? एसएसबी से बच्चा सेलेक्ट होकर एकेडमी में जाता है और फिर वो सर्विस करता है। रेट ऑफ सुसाइड इज नेग्लिजिबल। बहुत जरूरी है हर पेरेंट्स के लिए कि वो 15 दिन अपने बच्चे को एटलीस्ट एक बार एसएसबी की कोचिंग के लिए भेजे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन आपके दिमाग में साथ साथ चलते रहते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं डिफेंस एग्जाम। जब आप 12th पास आउट होते हैं या 12th में पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आप एनडीए के थ्रू तैयारी कर रहे होते हैं, और जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं या ग्रेजुएशन में चल रहे होते हैं तब आपका ध्यान होता है सीडीएस की तरफ। और मेरे बच्चे, वहां से आप डिफेंस फोर्सेज में एज ए ऑफिसर पोस्ट पे जाने की तैयारी करते हैं। मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि मैं सीडीएस की बात ज्यादा करता हूँ कि सीडीएस का जो पेपर का लेवल है वो बहुत आसान है बनस्पत इस चीज के कि जो उसके अलावा जो दूसरे एग्जाम हैं, आप अगर बात करें एसएससी सीजीएल की तो वहां कंपटीशन बहुत टफ है। अराउंड 95% जब आप स्कोर करते हैं एग्जाम में तब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में सेट होता है डाटा, यानी तब आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। हम बात करें यूपी जैसे स्टेट में जहां यूपी सब इंस्पेक्टर की बहुत ज्यादा मेरिट जाती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अगर हम बात करें रेलवे की तो लगभग 1.25 करोड़ बच्चों ने, 1,30,00,000 बच्चों ने अभी जो एएलपी का फॉर्म निकला उसका फॉर्म अप्लाई किया। लगभग 4 करोड़ बच्चा जो रेलवे की तैयारी कर रहा होता है। तो हर बच्चे के दिमाग में डिफेंस को लेके एक ऑप्शन रहता है। एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा टेंस नहीं होता बच्चा, लेकिन एक चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंस रहता है, और वो है एसएसबी, जिसके थ्रू फाइनली आपका सिलेक्शन होना होता है। तो एज ए टीचर मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यही धर्म है कि मैं अपने बच्चों की उन सारी समस्याओं का समाधान निकालूं जो उनके जीवन में आ सकती हैं या आ रही हैं। तो इसी सिलसिले में मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मिला रहा हूं दो ऐसी हस्तियों से जिस चीज का आप लोगों का सपना है, जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर पहुंचकर बहुत हजारों लाखों बच्चों को गाइड करके रिटायर हो चुके हैं। मैं यहाँ स्वागत करना चाहूंगा अश्विनी ठाकुर सर का। सर, स्वागत आपका। थैंक यू। सर आर्मी से हैं, और विकास यादव सर नेवी से कमांडर पोस्ट से रिटायर हैं। तो आप सभी का स्वागत है सर दोनों का। और सर, मेरा पहला सवाल यही है कि मैंने खुद भी एसएसबी दिया लेकिन मेरा एक बार भी नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक बच्चा तैयारी करते वक्त, लगभग जो 12th पास कर लेता है और उसके बाद तैयारी करते वक्त उसे अपनी जीवन में ढाल लेनी चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी एसएसबी पास करने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है, जो कि मैं खुद एक क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उस नजरिए से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत बार हमारे मन में डाउट होता है कि शायद ये डिफेंस के बच्चों को ही अप्रूव करते हैं एसएसबी में, सिविलियन बहुत कम रेशियो में अप्लाई कर, मतलब सिलेक्शन लेते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं सर जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक बच्चे को स्टार्टिंग से इन चीजों पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले ये बात है कि ये डिफेंस सर्विस का जो एसएसबी है, ये एसएसबी आर्मी ऑफिसर्स या एयरफोर्स या नेवी ऑफिसर्स के बच्चों के लिए नहीं है। ये आम हिंदुस्तान के हर रीजन, हर गांव में पैदा हुए किसी भी बच्चे के लिए होता है। इसमें कोई आपको स्पेशल क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, आप में एक थोड़ा सा एक मादा होना चाहिए कि आप आगे चल के जो चीज़ जिसके लिए आपको ले जा रहे हैं वो आप सीखें, और जल्दी से सीखें, अपनी लाइफ में डालें। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक टाइम टेबल नाम की चीज़ होती है जो हमारे डायरी के फ्रंट पेज पे होती है कि मंडे को ये क्लास, ट्यूसडे को ये क्लास। अगर आप वो अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर रहे हैं, आपको एसएसबी कोई नहीं रोक सकता। आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या आप रोज़ कर रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक का जो आपको दिनचर्या से लेकर सोने तक का जो वक्त है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। दूसरा, स्कूल जाते हो तो एक कम्युनिटी, एक ग्रुप एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वही एसएसबी में भी हो जाता है। उसके अलावा आप फिर खेलने कूदने जाते हो, आप गेम खेलते हो। स्कूल में बेसिकली हमारी गेम सब बच्चे मिलके खेलते हैं। उसमें आप
कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप खेलते हो, आपको चोट लगने से आप रोना भी शुरू कर सकते हो। कई बच्चे होते हैं जो बीच में गेम छोड़ देते हैं कि नहीं तो मेरी नहीं सुनी वो होगी। कई होते हैं वो एंजॉय करते हैं हर चीज़ का। तो वहाँ से आप एक अपना एक सोशल बैकग्राउंड लेके चलते हो कि सोसाइटी में कैसे भी मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे उनके साथ अच्छी तरह रहना है। तो वो एसएसबी में ऑन ग्राउंड जब आप काम करते हैं तो वो देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप सपने देख के उसको साकार करने की कोशिश करते हो, उससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है। वो हमारे साइकोलॉजी टेस्ट में काम आता है। साइकोलॉजी सिंपल होता है, आपको कुछ दिखाई जाती है, आप इमेजिन करते हो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और वो आगे उसका क्या रिजल्ट होता है। तो जैसे जैसे आप किसी भी स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी तरह का स्कूल हो, आपका शेड्यूल इसी तरह आगे बढ़ता है। बस वही बच्चा हमें एसएसबी में चाहिए होता है। कोई स्पेशल तैयारी नहीं, आप बस सिंपल है थोड़ी सी नॉलेज कंट्री आसपास की और वर्ल्ड की, ग्रुप में काम करने का तरीका, अपने आप का फ्यूचर पता है कि भैया कल मुझे क्लास है तो आज मैं उस क्लास की तैयारी कर लूँ। सेम चीज़ जब पर्सनल इंटरव्यू देने जाते हो तो वो सेम पूछता है कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल से उसके आंसर्स होते हैं और आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये कहीं नहीं है कि ये सिर्फ फोर्सेस वालों के लिए है। बच्चे जो कि बिल्कुल गांव से होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम उनको बड़ा अच्छा हो जाता है, कर लेते हैं। और ये भी नहीं कि आपको इंग्लिश में भी कोई मास्टरी होनी चाहिए, आपको एक अपना जो आपके अंदर है वो जो अगर आप बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे भी वर्ड्स में इंग्लिश में आप कर सकते हो। उसके बाद ट्रेन करना एकेडमीज़ का काम है। हमें एकेडमी के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होना चाहिए जो कि एक अच्छे ग्रेड का हो। बहुत सी बार तो बच्चा ऐसा होता है, स्पेशली जो गांव या देहात का होता है, वो बेचारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारे मिथ्स और ऐसी ऐसी एक धारणाएं बन जाती हैं कि यार उसके लिए अलग बच्चा चाहिए, इस तरह से चाहिए। आई थिंक जो एक बच्चा सोशल है, जो अपनी लाइफ को जीना जानता है, कैसे जीते हैं, राइट। एक बच्चा है जो बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, एक ठीक है पढ़ाई कर रहा है, लेकिन एक ऐसा है जो पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन बाकी चीजों से बहुत अलग हो चुका है। उसको घर में क्या चल रहा है उसको नहीं पता है, उसको समाज में क्या चल रहा है ये नहीं पता है, आसपास के बारे में। कई बार छोटी छोटी चीजें, लाइक आप किसी बच्चे से मिलते हो और मिलके अपना आप अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट बिकॉज क्योंकि वो बात बहुत अच्छे से करता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानता है। मतलब घर में माँ बाप की इज्जत करना, दोस्तों के साथ भी एक अच्छा वो रहना। काफी लोगों का ये रहता है कि उनके दोस्त ही नहीं बन पाते हैं, एक ऐसा माइंडसेट कई बार बन जाता है कि यार सिर्फ मुझे अपने पे फोकस करना है, भाई इस दुनिया में और कोई किसी का है नहीं। आई थिंक दीज आर, ये सही माइंडसेट नहीं है, मतलब जो फौज के लिए चाहिए। वो बच्चा जो हर जगह फिट हो सके, जो आसपास की जिम्मेदारी ले सके। लाइक सर सेड कि भैया देश दुनिया में क्या चल रहा है अभी, जब इतना इशू चल रहा है कंट्री में, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना हाउ इट इज हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और साथ के साथ हमारे आस पड़ोस में भी क्या चल रहा है। अगर आप एक अच्छा बेटा या बेटी हो, अच्छे पड़ोसी हो, अच्छे दोस्त हो, तो यू आर फिट फॉर आर्म फोर्स। यार यही चाहिए। कितने सारे होते हैं बच्चे जो एक्चुअल में ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, नहीं बन पाते और जाते हैं और हो भी जाते हैं। मतलब दोनों तरह की वैरायटी है। सेम गोज टू सिविल बैकग्राउंड। आई थिंक वी बोथ आर द राइट एग्जांपल। सर भी हिमाचल के बड़े छोटे से गांव से आए हैं। ऑल्सो मेरे फादर खुद किसान रहे हैं, खेतों में काम करना, गेहूं कटवाना, ईख कटवाना। एंड देन मतलब ऐसा मैं और सर नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहली फर्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ओनली फ्यू एग्जाम्पल जिनका भी चल रहा है कि उनका भी अपना मोटिवेशन अलग हाई होता है कि थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन वो है। अदरवाइज तो आई थिंक somebody who can look after the basic needs, that is a fit material for armed forces. जो हमारे मेन हैं वो 16 और 18 साल की एज में आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? जो हमारे गांव हैं, जो बहुत दूर दूर के हैं, वहाँ से निकल के आते हैं। अगर मेन आ सकते तो ऑफिसर क्यों नहीं आ सकते? वही है, उनको सिर्फ रिटर्न एग्जाम पास करना है। और वो जो गांव में उन्होंने चीज़ें सीखी हैं, एक्चुअली लड़ाई में वही चीज़ें काम आती हैं उनकी। डे टू डे हार्ड वर्क, डिसीजन लेना। अरे बारिश आने वाली है तो आज मुझे अपने गेहूँ अगर कटे पड़े हैं तो अंदर रख देना। फोरकास्ट, फोर प्लानिंग, आगे की सोचना कि अब ये गेहूँ ये कटेगा तो आगे क्या लगाना है, हमें थोड़ी मिट्टी में कितनी खाद डालनी है। यही तो फोर प्लानिंग है, यही सब कुछ तो प्लान करना है। और ये आज गांव के बच्चे ज़्यादा शहर के बच्चों से कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जिस तरह के बच्चे होते हैं, जैसे समझ पाते हैं बच्चे। जैसे हाँ जी सर, मेरा सवाल थोड़ा सा इसमें अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि
बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से किसी एक चीज पर टारगेट करके चलते रहते हैं कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में इस जगह जाना है और मुझे उसी तरीके से करना है। लेकिन जैसा आप भी समझ रहे हैं कि जो स्कूल कल्चर आपके टाइम पे था, जो सर के टाइम पे था और जो मेरे टाइम पे था, अब उससे पूरी तरीके से बदल गया है। जितना एक्सपोजर बाहर का आप लोगों को मिलता था स्कूल में, अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा। उसका एक कारण ये भी है कि हर पेरेंट्स अब बच्चे का बहुत ज्यादा फोकस पढ़ाई पे ही चाहता है। जैसे सर ने कहा कि मैं भी एज ए पेरेंट ये नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा घर का काम करे। मेरी पहली पकड़ ये है कि आज के समय में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो 4 करोड़ से ज्यादा बच्चा सर भारत में हर साल नया बच्चा तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है। तो मैं एज ए पेरेंट इतना रिस्क नहीं लूंगा कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ यही चाहूंगा कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, एनडीए की तैयारी करे, या सीडीएस की तैयारी करे, या एसएससी की तैयारी करे। इसकी मेरी अप्रोच ये कि पढ़, सारी चीजों को तैयार करके चल। और सर अभी जो एग्जैक्ट कंपटीशन है ना, उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि बच्चा 24 घंटे में से 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, तब जाके वो उस टेस्ट को क्लियर कर पा रहा है। मतलब बहुत कम ही खुशनसीब ऐसे बच्चे होते हैं जो 8-9 घंटे की पढ़ाई करके उस टेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत पजल हो गया है और जो एक चीज पे फोकस है वो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज में होता क्या है कि जब उसका टेस्ट क्लियर होता है उसके बाद वो जो अपनी जिंदगी बनाता है उस 1-2 महीने की कोचिंग में, जो एसएसबी के आपके पास कोचिंग देगा, तैयारी करेगा आप जैसे उसे गाइडेंस लेके, और जो उसकी पीछे की 2-3 साल की जिंदगी है उनमें दिन रात का अंतर है। और वो कहीं ना कहीं वो झूठ पकड़ा जाता है एसएसबी में, या वो ईमानदारी नहीं झलक पाती। तो मेरा सवाल सर ये है कि आज की सिनेरियो में कौन सी ऐसी चीज है कि अगर बच्चा डिफेंस को ऑप्शन लेके चल रहा है साथ के साथ, तो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको उसको पता है कि मैं, सर ये कहना तो सच में बड़ा मुश्किल है एज ए पेरेंट्स कि हम बच्चे को हम केवल डिफेंस के लिए तैयार करें। ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, हमें उसको सारी चीजों के लिए तैयार करना होगा। और अभी सर 11th से ही अगर हम देख रहे हैं तो बच्चे की हालत ये है कि स्कूल छूटे हुए हैं, हम खुद कोचिंग कराते हैं। तो सर आज के समय में कल्चर ये हो गया कि 10th क्लास तक स्कूलिंग है, उसके बाद बच्चा स्कूल छोड़ के सीधा बड़े बड़े कोचिंगों में चला जाता है। वहां उसका शेड्यूल पैक है 12 आवर्स का। और आप खुद सोचिए कि 12 घंटे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बाद कितना एक्सपोजर वो स्पोर्ट्स का और बाकी चीजों का ले पाएगा। उसका कारण है कंपटीशन है, और पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी इतनी है कि वो चाहता है कि बच्चा उसी पे फोकस रहे। तो सर उस सिनेरियो में वो क्या करे कि वो झूठा साबित ना हो एसएसबी में। एक्चुअली सर इसमें एक बहुत जरूरी ये चीज भी है। देखो यहाँ 2 बहुत बड़े फैक्टर है। एक है कि चाहे 12 घंटे 15 घंटा मे बी, शायद वी मे नॉट बी एग्रीज दिस टर्म में, बट आर वी नॉट गोइंग कि हमें टॉक्सिक कल्चर ऐसा नहीं बना दे बच्चे के लिए कि यार वो 15-15 घंटे। एंड वी सी कितने सारे, जब ये सिविल सर्विसेज का भी लाइक यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस होता है, कितने सारे लोग के सपने लास्ट अटेम्प्ट था एंड अभी 7-8 साल से काफी वायरल हुआ था। सम गर्ल पुट सम हंड्रेड्स ऑफ एम्प्टी पेन की, इतने सारे तैयारी की और खत्म हो गया। सो ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि एक बच्चा एक चीज को लेकर नहीं चल सकता। इनफैक्ट एसएसबी में भी ये चीज चेक हो रहा है कि भाई, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर फौज नहीं होगी तब आप क्या करोगे। तो वो क्लैरिटी बच्चे के पास होनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे जो सिलेबस है टू सम एक्सटेंट सिमिलर जैसा होता है। जैसे जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, जो जेई की तैयारी कर रहा है, तो बहुत हद तक वो मैथमेटिक्स रिमेन सेम। क्योंकि आप ये नहीं तो फिर आप एटलीस्ट आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे जो बाद में भी हेल्प करता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि क्या बच्चा 15 घंटे डालेगा और फिर वो 2 महीने में अपना कल्चर चेंज कर देगा, इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एक फैक्टर है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो आज के डेट में कोचिंग में जा रहा है या मेहनत कर, और करने की जरूरत भी है, ऐसा तो नहीं करे कि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वो जा रहा है इसमें, तो एक पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाता है कि भाई हमने तेरे पीछे सब कुछ लगा दिया है, अब तेरे हाथ में सब कुछ है, तो वो जो लाइफ है ना वो भी कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रही है। So, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 8 घंटे या 9 घंटे नहीं पढ़ेगा वो अच्छा नहीं कर सकता, या इट्स नॉट अबाउट कि 15 घंटे पढ़ना, लेकिन क्या हम 15 घंटे जब बैठ रहे हैं एक जगह पे उतना ग्रास्पिंग पे पावर रहेगा, उतना चीज समझ में आएगा, या हमें बीच में वो प्रोडक्टिव ब्रेक्स, जैसे आज भी लेता है बच्चा ब्रेक, ऐसे नहीं लेता। इनफैक्ट अभी भी जो बच्चा से फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे भी देख रहा होगा या फिर कोई अपना कोर्स भी ले रखा होगा, बीच बीच में कोई ऐड आएगा सडनली, वो स्किप टू सम अदर थिंग एंड देन ही लैंड अप वेस्टिंग एटलीस्ट कई बार तो घंटा उसका निकल जाता है मोबाइल फोन में ही
बिल्कुल फिर बिल्कुल। ऐसा बहुत बच्चा है, एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऐसा होता है जो ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, ऑफलाइन जा रहा है, वो फन के नाम पे या कि थोड़ा सा रिलैक्स के नाम पे या माइंड को चेंज करने के नाम पे उस मोबाइल में घुस गए। सो बस यही बोला जा रहा है कि इससे अच्छा तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करो, दोस्तों के साथ बैठ के बाहर खेलने चले जाओ, एटलीस्ट आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। आप थोड़ा सा भी खेल के आ रहे हो, मैं तो हाफ एन आवर भी अगर आप खेल के आते हो तो एक माइंड का जो ग्रास्पिंग पावर है थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा बॉडी रिलैक्सिंग है। सो ऐसा भी नहीं है कि जब हम बोलते हैं कि कोचिंग में आ रहे हैं तो वी आर ट्राई टू क्रिएट अ फॉल्स कल्चर कि बच्चे को ये बताया जाए कि आपको हाँ ऐसा बोलना है कि मैं हमेशा खेलता हूं। नहीं होता ऐसा। एसएसबी में आप झूठ के भरोसे कर भी नहीं सकते, बट यस 10th के बाद ये जो वहाँ पे असेसर है, लाइक यू नो वी हैव डन नंबर ऑफ असेसमेंट, सर ने इतने किए हैं, मैं भी ऑलमोस्ट 12,000 बच्चे करीब असेसमेंट किया है, और इंक्लूडिंग वो स्टेज 1 स्टेज 2। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको भी पता है कि बाहर कल्चर क्या है। 11th-12th का बच्चा ऑफ कोर्स 2-2 3-3 घंटे बाहर जाके नहीं खेल सकता, बिल्कुल। लेकिन वो हाफ एन आवर भी नहीं निकाल सकता है, या वो वीकेंड्स पे भी नहीं कर सकता है। और जब हम बोल रहे हैं घर की जिम्मेदारी, एज ए पेरेंट्स यस उसका फोकस वो भी एक जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाई के लिए छोड़ रख के आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बट क्या इतना भी नहीं है कि सपोज वो बच्चा इतना बिजी है कि फादर या मदर के बाहर से आ रहे हैं, उठा के पानी का ग्लास दे दे, आज माँ की तबीयत खराब है घर में थोड़ा हेल्प करा दे। अभी जो सोर्स ऑफ इनकम है, देखो कई तरह के हैं, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम एक जॉब से चल रहा है, नौकरी है, लेकिन काफी सारे ऐसे भी हैं जो खेती है, मजदूरी है, और कई बार रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि जब आपको ज्यादा मैन पावर, ज्यादा लोगों की जरूरत होता है, जैसे अभी गेहूं है, गेहूं को उठाने में सडनली, तो क्या आप इतना बिजी हो कि आप एक दिन नहीं निकाल सकते और आपका फादर मतलब एक वो लगा हुआ है और सारे काम को कर रहा है। सो ये तो एक सोच है। अगर वो बच्चा उसको इतना भी नहीं दिख रहा है, आज वो जो 12th में है या बीएससी या बीटेक में है या ग्रेजुएशन में है, जिसको ये नहीं दिख रहा है कि यार मेरा बाप इतनी मेहनत से लगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज जाके काम कर, लेकिन जब उसको उस टाइम पे भी नहीं दिख रहा है, कल को अगर ये अच्छी नौकरी पा भी जाता है, मैं तो कहूँ चलो इसका किस्मत अच्छा मिल गया, क्या इसको तब दिखाई देगा माँ बाप का उधर? वो नहीं होगा। फिर वी हैव इतने सारे स्टोरी सोसाइटी में जो है, पेरेंट्स आर लेफ्ट लाइक दिस। सो फौज में यही है कि यार जो बच्चा ये चीज समझ सकता है, और देखो आर्म फोर्सेस में आपका मतलब इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई करने से आप सेलेक्ट हो रहे हो, या आपका जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल भी है, आपको इतने सारे डिसीजन लेने हैं, आपको अपने बंदों को लाइक सर कि मैन आपके इतने कनेक्टेड हैं उनके बारे में डिसीजन लेना, आगे फोरकास्टिंग की आगे क्या होने वाला है वो सारे डिसीजन, वो एक एम्पैथेटिक है कि यार इस बंदे को अभी किस में क्या रिक्वायरमेंट है। आप जनरली जस्ट बिकॉज फॉर द नेम से क्यों ऑफिसर लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपके डिसीजन में वो काबिलियत होनी चाहिए, आपकी बातों में कि लोगों को लगे कि यार ये हमारे लिए सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो मतलब आई विल से कि वन ऑफ द रीजन की व्हाई पीपल गेट रिजेक्टेड, क्योंकि वो सच में ही इतना आइसोलेट हो चुके होते हैं। और कई बार ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वन शुड थिंक अगर कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ सकता है, 12 घंटे, मतलब आई रियली अप्रिशिएट दोज एफर्ट क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, बट आई डाउट टू बिलीव डेट कि ऐसा 5% बच्चा भी होगा जो 12-15 घंटे पढ़ सकता है विदाउट किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट ना हो। बस ये है कि डिस्ट्रैक्शन है तो मतलब डिस्ट्रैक्शन की जगह उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो। मे भी आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आप गिटार बजा रहे हो, मे भी अपने दादा दादी से 2 मिनट बात कर लिया, छोटा भाई बहन क्या कर रहा है उसको देख लिया, यार अगर माँ बाप लगा है, आपको पता है आप कोचिंग कर रहे हो तो आप ये मेहनत करो, आप थोड़ा आगे हो, उसको देख लिया, भाई तू ऐसे तैयारी कर, ये मैंने गलतियां किया, ये मैंने सही किया, मेरे लिए ऐसा हुआ, आप भी करो। तो आई थिंक एसएसबी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, उसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो या कोई भी पढ़ते हो, हर चीज़ का कोर्स होता है और एक सिलेबस होता है। आप वो सिलेबस देख लेते हो, ये कर दिया, रिटन एग्ज़ाम तक ठीक है, बट जब आप एसएसबी में जाते हो कोई कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, आप जैसे हो वैसे जाते हो, आपको वो करना है जो हम आपको करने के लिए बोलते हैं। इशू यही है कि अगर कुछ कोर्स सिलेबस होता तो कर लेते बच्चे, फिर वो फौजी नहीं बन सकता, बस वही क्योंकि लड़ाई का कोई कोर्स नहीं होता। कोर्स सच बात है। लड़ाई में आपको हर तरह की सिचुएशंस विद इन सेकेंड्स सॉल्व करनी है। एक फाइटर पायलट है, प्लेन उड़ा रहा है, ये पायलट है, इनसे आप पूछ सकते हैं, प्लेन उड़ा रहा है, उसको एक सेकंड में डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना है, मुझे नीचे जाना है, ऊपर जाना है, क्या टर्न लेना है, क्या, क्योंकि वो सेकंड निकल गया तो वो 100 किलोमीटर आगे निकल गया। इनफैक्ट सर मैं ना ये है कि फिर कोचिंग में बच्चा करता क्या है, जब उसको अपना ही दिखाना है तो करता क्या है। देखो समथिंग लाइक दिस कि सपोज हमारी आपस में सपोज कुछ झगड़ा हो गया और ये तीसरे आदमी हम इनके पास आते हैं, लेकिन आप जाओ, आप भी वही बोलोगे, सच बोलना है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसा लगेगा कि
आपकी गलती है और सारा मतलब क्या करा कांट दिया। लेकिन वही चीज जब मैं बता रहा हूँ तो ऐसा लग रहा हो कि, और मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सेम चीज जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसा लग रहा हो कि आपकी सारी गलती है और मैं सही हूँ। सो कहीं ना कहीं बच्चे को, क्योंकि उसकी लाइफ है, उसको प्रोजेक्ट करना नहीं आता है, कई बार वो उसको मतलब अपने पे बिलीफ नहीं आता है कई बार कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। और सबसे बड़ा चीज तो यहाँ पे ये है कि बच्चे को ये समझना कि भाई ये कोई बड़ा ऐसी चीज नहीं है जो तुम अपनी नॉर्मल दिनचर्या और जिंदगी जी रहे हो। अगर आप ऐसा जी सकते हो, ओनली थिंग यू नीड टू लर्न कि भैया मुझे अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है, और वो कर सकते हो तो देन आई थिंक यू आर ए फिट मटेरियल फॉर आर्म फोर्सेस। वी पॉलिश, वो चीज वही है, बट हम उसकी चमक पॉलिश करके उसकी चमक निकाल देते कई हैं। बार होता है ना, कोई बच्चा बेचारा बस वो कितना ही वो कोई गलती भी ना करे लेकिन उसी को थप्पड़ लगने थप्पड़ कि किसी की गलती होगी लेकिन पिटना होगा। और एक बच्चा ऐसा है वो सारे गड़बड़ कर रहा होगा लेकिन द वे वो रिप्रेजेंट करता है तो वो ऐसा लगता है कि यार हाँ जस्टिफिकेबल है। तो आई थिंक वो पॉलिशिंग रिक्वायर्ड। बच्चे वहां पहुंचे होते हैं, सिलेक्शन की लाइन पे होते हैं, उनको थोड़ा सा अपने अंदर देखना होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। वो चीज़ दिखानी होती है कि हर क्वालिटी जो आप में चाहिए, ऑफिसर्स क्वालिटी आप में है, और वो हम करते हैं। जैसे आप योगा तो सभी कर लेते हैं, बिल्कुल, बट सही आसन कैसे लगाना है वो एक इंस्ट्रक्टर ही बता सकता है। आसन लगा लीजिए, वो आपको अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आप थोड़ी सी गलती कर देंगे, बट अगर सही पोज में बैठ के आप आसन लगाएंगे तो आपको फायदा आपके शरीर को होगा। सेम वे इज द इंस्टीट्यूट्स, कि वो आपको, आप सही हो, वो आपको उसको सही तरीके से दूसरे को कैसे पता। क्वालिटीज हम सब में हैं, पर वो आप किसी को बताओगे तभी तो वो जज करेगा आप में क्वालिटी है। आप वैसा काम करोगे। अब ये ग्लास है पानी का, हम सब इसको उठा के ही पिएंगे। मैं ऐसे भी उठा सकता हूँ और मैं ऐसे करके भी उठा सकता हूँ। क्वालिटी मेरे में वही है। हम सिखाएंगे कि ग्लास ऐसे लोगे, बस इतना ही फर्क है। ये सिलेक्शन में छोटा सा पॉइंट है। बिल्कुल एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है और अपने कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है, और उसको कितना मिनिमम टाइम आपको लगेगा, या आपको लगता है कि यार इतना टाइम अगर वो हमें मिलेगा उस बच्चे के साथ तो हम इतने टाइम में उसको पॉलिश बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी चेंज होना चाहता है। हमारे पास एक केस था, एक लड़की आई थी, उसको इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती थी, बिल्कुल हरियाणा की। इन्होंने उसमें विकास ने बहुत मेहनत की थी। 15 दिन में के बाद उसकी इंग्लिश हमसे अच्छी थी, द वे बोल रही थी, चीज़ें समझ के, और फिर वो SSB पास भी हुई। सर एक्चुअली पता है इसमें बहुत होता है सर सेट ना कि बच्चे पे डिपेंड है। देखो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बच्चा बोले कि यार मैं बदतमीज हूँ, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे बना के देखो, और नहीं बना सकता। जिस दिन बच्चे ने ठान लेना कि मुझे करना है, सर आप बताओ क्या करना है। इनफैक्ट ऐसे एग्जांपल है, एक लड़की आई थी, तो आई विल नॉट टेक नेम बिकॉज़ नाउ शी इन सर्विस। वो IT में शी गॉट एडमिशन, और IT दिल्ली मिला उसको, ठीक है, और ब्रांच भी बहुत अच्छा था उसका, ये ब्रांच था, बहुत अच्छा कर रही थी। अपने पहले अटेम्प्ट में जाके वो आउट होगी कॉन्फ्रेंस। वो लगातार आ रही है कि सर मेरे को वापस जाना है, ये सब करके है, मेरे को फौज का ही सपना देखा है जब से पहले। ऐसे कि तू बकवास कर रही है, पढ़ नहीं पा रही होगी इसलिए कर रही है। तो फर्स्ट ईयर में भी उसने काफी अच्छा किया, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट ही वाज टॉपर। सर अब देख लो, अभी तो मतलब मेरे को हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ। क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे ने वो क्वालिटी, लेकिन अगर उसमें वो ना कि चाहा है तो रहा है, वो वापस आई और अभी फाइनली एकेडमी में है। एंड जब इनफैक्ट मैं सुमित दोनों गए थे पासिंग आउट परेड में, तो एक वो बच्चा खड़ा हुआ ऐसे गंजा सा, सर मैंने कहा हाँ, अरे सर पहचाना नहीं है, देन यू रिकॉग्नाइज कर रही, तो अपनी बच्ची है जो IT से आई थी। तो कहीं ना कहीं बच्चे का डेडिकेशन तो बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ये होता है कि एक्चुअली डिसिप्लिन के अलग अलग मायने हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठ सकता हूँ, नहीं उठ सकता। कई बार मुझे नहीं है रिक्वायरमेंट। अगर जैसे बच्चा बोलता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है कि रात तक लेट तक पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या टाइम सुटेबल सूट करता है। किसी को है कि जो बच्चा वेल मैनेज कर सकता है मॉर्निंग टाइम, को है कि भाई रात का मैनेज कर सकता है। वो एक कंसिस्टेंसी है, वो चाहिए, और मन में लगन है कि भैया इसको पाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कई बार तो अकेडमी में देखने को लगता है कि बच्चा आया है और ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, और ये तो मैं यहाँ के बता रहा हूँ, वैसे भी इवन SSB में वी हैव, आई वाज डूइंग दिस GTO कोलकाता, SSB कोलकाता एक्चुअली। मैं आई वाज द कमिश्निंग सीनियर GTO, मतलब जो पहला जो उसका सीनियर GTO था,
पे चला था, एक बैच था काफी बड़ा। इनफैक्ट उसमें 4 ऐसी कैटेगरी थे, एज ए जीटीओ वी डोंट आस्क, तो कॉन्फ्रेंस में पता लगता है। इससे बहुत सारे बच्चे थे, पर 2 बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे थे। एक के दोनों पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में थे, एक के फादर जुडिशरी में थे, मजिस्ट्रेट, एंड एक लड़का था उसके फादर मजदूर है, जो डेली का दिहाड़ी जो करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जिसे हम कहते हैं। हाँ, और एक के किसान थे। तो बाकी एवरेज टाइप थे। ये 4 मतलब ऐसे बच्चे थे कि 2 एकदम एक्सट्रीम इस लोअर उसमें है स्टार्टअप सोसाइटी, एंड 2 उधर है। इनका इनकम भी पर मंथ काफी लो था और उनका काफी अच्छा था। अब बिलीव नहीं करोगे, हायर वाले में एक बहुत अच्छा बच्चा था और एक बहुत ही बेकार बच्चा था। सेम गोज टू लोअर वाले, एक बहुत ही अच्छा बच्चा और एक बहुत ही बेकार बच्चा। एसएसबी ने आपको इस बेसिस पे जज नहीं किया कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो या क्या हो। यस, कई बार इंटरव्यू में बस इतना देखा जाता है कि अगर इनफैक्ट ये होता है कि अगर आप बहुत ही लो बैकग्राउंड से आए तो ये कंसीडर होता है कि उसको किस तरह का एक्सपोजर मिला है। लेकिन उस एक्सपोजर में लाइक अगर जिसका फादर धाड़ी करके कमा के लेके आया, आपको उसके पैसे की इज्जत नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो कितनी मेहनत से कर रहा है, उसने आपको सिर्फ कोचिंग में भी डाला और आप वहां भी मटर गश्ती करो, तो उससे नालायक बच्चा क्या हो सकता है। और वही एक बच्चा है जो चाहे बेशक से वो हाई लेवल पे भी है, लेकिन वो अंडरस्टैंड किया कितना मेहनत से है और मुझे भी कितना मेहनत करना है। इनफैक्ट उसमें से एक जो हायर वाला में था, एक फेल था एक पास था, सेम गोज टू लोअर वाले में एक पास था और एक फेल था। सो ये कहीं ना कहीं मतलब बच्चे का अपना ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे इसको कैसे लेके जाना है, एंड उसमें वो कितना करना चाहता है। अगर बच्चा करना चाहे तो बेसिक कुछ रीजंस होते हैं जिनका कारण रिजेक्शन है। या तो प्रोजेक्ट सही नहीं कर रहा है, बात सही से नहीं करता है, नर्वसनेस आती है। कई बार ऐसा होता है बच्चा वैसे बहुत अच्छा बोलने में, आप 50-100 लोगों के सामने खड़ा करो, सडनली सबके साथ नॉर्मल है कि यार मैं नहीं बोल पा रहा हूँ या मुझे एक नर्वसनेस सा फील हो रहा है। सो उसमें कुछ नहीं है। अगर उसका मन में है तो उसको एक्सपोजर मिले यहाँ पे, मैं तो रोज बोल, दिन में 10 बार बोल, तो अब ऑटोमेटिकली वो चीज़ बाहर निकल के आएगी। हाँ, लेकिन अगर मन में जैसे कुछ लोगों के होता है कि यार बच्चा है कि यार आप कुछ भी कर लो, मैं क्लास में नहीं आऊँगा, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा, दिमाग में कुछ उल्टा सीधा वो करके कि यार मैं हेरा फेरी करना या इधर उधर सामान इधर उधर कर लेना, उनका तो वैसे भी कुछ जो बच्चे के अंदर सच में वो ट्रेट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आप चोर हो, खराब हो, बदतमीज हो, आओ हम कर सकते नहीं। अगर आप सच में जाना चाहते हो फौज में, आपके अंदर वो देशभक्ति वाली इच्छा है कि यार मुझे अपने कंट्री को सर्व करना है, आई वांट टू बिकम ए गुड कैंडिडेट, आप बताओ मुझ में ऐसा क्या है जो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो एकेडमी उसको हेल्प करती है और उसको हेल्प कर सकती है। और एकेडमी में सबसे बड़ी बात है एटमॉस्फेयर। हर बच्चे का एक एम एसएसबी पास करना। एटमॉस्फेयर सुबह से लेकर शाम तक कॉम्पिटिटिव एजुकेटिव एटमॉस्फेयर, इकट्ठे साथ खाना, सोशल गैदरिंग, रात को देर तक एक दूसरे को कि तू तेरा लेक्चरेट वीक है, चलो इसका कराते हैं। दैट इज़ डेडिकेशन टू ब्रिंग समवन अप टू द स्टैंडर्ड जिसमें वो हैं। तो ये सब एक बॉन्डिंग, सब जैसे आपने बोला पेरेंट्स बोलते हैं 18 घंटे पढ़ो, हम आपका बैग भी स्कूल ले जाएंगे, वैसे यहाँ एटमॉस्फेयर है कि आप एसएसबी की तैयारी करो, हमसे ज़्यादा आप आपस में ही मिलके अपनी तैयारी। और बच्चे एक एज में जब होते हैं ना तो वो कंटीजियस है, ये सुधरा, ये उससे ज़्यादा सुधरा, तीसरा उससे ज़्यादा सुधरा। इट इज़ स्टेप सिस्टम, आपको पता ही नहीं चलता। ये आज आया है, पहले दिन इसको पढ़ाया है और जब चौथे दिन या 8वें दिन में उसको टेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ यार, ये इससे ये उम्मीद ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों को देखा यार, वो आगे निकल गया, मैं कैसे पीछे रह गया। दिस इज मतलब कॉम्पिटेटिव बट हेल्दी कॉम्पिटेटिव, हेल्पिंग ईच अदर एंड ब्रिंगिंग देम। हम तो क्लास ले ली, उसके बाद तो वो आपस में ही लगे रहते हैं। दैट इज इट, वो मेन चीज़ है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये भी बताना कि बहुत सारे, जब मैंने ये बच्चों से आज बात की और मैंने यूट्यूब पे लाइव क्लास थी तो मैंने आप लोगों का बताया कैसे ऐसे सर आ रहे हैं, तो कौन से सवाल पूछने चाहिए। तो पहला सवाल बच्चों ने जो सबसे ज़्यादा पूछा वो ये पूछा कि ऐसा मतलब सुना जाता है, बोला जाता है कि अगर पहली एसएसबी में नहीं हो तो उसके बाद होना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एसएसबी। तो ऐसा कुछ है सर, जब आप सिलेक्शन करते थे तो ऐसा कुछ माइंड में रखते थे? माइंड में क्या होता है कि सेग्रीगेशन तो एक छोटा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है और ये रिपीटर है। अच्छा। लेकिन ऐसे बहुत सारे, इनफैक्ट आप लिस्ट भी देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे वो रहेंगे जो रिपीटर है, जो पहले इनका जिसका दूसरा तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है। बस इतना होता है कि अगर आप फ्रेशर आए, मतलब आपका पहला अटेम्प्ट है, तो आपको उन बच्चों के साथ रखा जाएगा जो पहली बार आए। देखो, जो सिस्टम को 2-3-4 बार देख चुका है उसकी फैमिलियरिटी बढ़ जाती है, उसको चीजें ध्यान से पता होती है। सो एज एन असेसर हम कभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लेकिन
हम कोशिश ये करेंगे जितना हो सकता है कि जो रिपीटर वाला बच्चा एक साथ रहे। अब हर बच्चे का उतना फैमिलियरिटी है तो उसका कंपटीशन वो वाला बच्चा है, और जो फ्रेशर है वो सारा एक साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सिस्टम का पुराना फैमिलियरिटी होने से उसको कोई अलग एडवांटेज मिलेगा, डिसएडवांटेज। इनफैक्ट कई बार मिक्स एंड मैच भी हो जाता है कि सपोज जो रिपीटर है किसी बैच में 4-5 ही हैं और 20-25 फ्रेशर हैं, तो जब और ये सिर्फ डिफरेंस एक ही टेस्ट में आता है, वो जीटीओ है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंडिविजुअल डोजर लिखते हैं, उससे फर्क पड़ता नहीं है। इंटरव्यू में 1-to-1 है। बस जो जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग जो आपका जो वहाँ पे होता है, उसमें एक ग्रुप में 6 to 10 कैंडिडेट होते हैं, मतलब जनरली मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, और आइडियल 8 to 9 रहते हैं। तो वो ग्रुप में अगर बाई चांस 1-2 ऐसा आ जाए जो रिपीटर है, तो जीटीओ का वो एक तरह से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट की सबको बराबर मौका मिले। बाकी माइंडसेट में तो नहीं है, इतनी एज में तो क्या ही है, इतना कम एज में तो वो क्या ही मतलब कैसा एडवांटेज देगा। वी असेस हिम एज ए कैंडिडेट, फ्रेशर की तरह ट्रीट करते एज ए कैंडिडेट। कैंडिडेट हमारे लिए वो एक कैंडिडेट है, चाहे फ्रेशर है चाहे रिपीटर है, वो एक कैंडिडेट है। आज क्या परफॉर्म कर रहा है? केसेस हैं कि एसएसबी 2 बार एसएसबी पास कर ली, तीसरी बार स्टेज स्क्रीन आउट हो गए पहले ही। ऐसे केसेस होते हैं। तो उस सर इट रिमाइंड मी माय नेम इज आई नॉट टेकिंग क्रिकेट अकेडमी में नाम नहीं है। ही जस्ट केम 2 बार आउट हुआ, ही केम टू अस एंड एनडीए में देन उसका बहुत अच्छा रैंक आया, बहुत ही मतलब काफी अच्छा था। एंड उसके बाद साथ के साथ टीएस का रिजल्ट आया, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 आया। लेकिन जब वो थर्ड एसएसबी में गया तो आपको लगता है यार अब जब ऑल इंडिया रैंक 1 हुआ, इसके बाद तो क्या ही बचा, यू आर द बेस्ट। एंड अगले एसएसबी में गया, देन फर्स्ट डे आउट कर दिया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मतलब इतना ऐसे कोई लक नहीं है इसमें। ये आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप करोगे तो आप रहोगे। तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि यार इसके अंदर एक क्वालिटी है नहीं है, तो या फिर ये पुराने टाइम में रिकमेंड हुआ अभी होगा कि नहीं होगा। तो मल्टीपल है, ऐसे बच्चे भी हैं जो 9th और 10th अटेम्प्ट में भी हुए। हाँ, हमारे एकेडमी में कहीं 9th अटेम्प्ट में हुआ है, और भी ज्यादा है 16-17 ऐसे भी। डोंट एडवाइस कि इतने अटेम्प्ट के लिए बच्चे हो, अगर आपको पता लग ही जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि आप एक करियर के पीछे पागल हो जाओ, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा लगा रहना नहीं है। आपको समझ भी आना चाहिए, आप अगर सही कुछ गलती है उसको ठीक करो तो फिर भी बनता है। अगर आप बस ऐसे ही कि नहीं मैं जब तक है चांस और मैं देता रहूंगा, तो दैट इज नॉट ए राइट अप्रोच। कोर्स सिलेबस नहीं होने से की वजह से आदमी के मन में एक डर सा हो जाता है, एक उसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन, कि वहाँ क्या आने वाला है। सिलेबस हो तो बोले मैंने सिलेबस किया हुआ है, मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ और इतने क्वेश्चंस करूँगा मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। यहाँ तो ना क्वेश्चंस हैं, यहाँ ऑल आंसर्स आर राइट आंसर। आप उसको लॉजिकली कैसे सपोर्ट करते हो? एक बच्चे को वो लॉजिकल थिंकिंग ही हम ढूंढ रहे हैं। नहीं सर, वो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जब मैं खुद भी फेल हुआ तो मैंने मेजर कलसी हैं जनकपुरी में, उनके यहाँ कोचिंग ली थी एसएसबी की। लेकिन अब मुझे वो डिफरेंस समझ में आ रहा था कि क्या है, आप अपने पास बच्चे को रख रहे हैं, उसको पूरे 24 घंटे में वो एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं, और वहाँ हम जाते थे और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जाते थे, 2 घंटे के लिए, फिर अगले दिन ये शेड्यूल, अगले दिन वो 2 घंटे वो जेई के लिए ठीक है, बट आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है। यहाँ पे सर ना एक दूसरे को देख के जो बदलाव आता है, और सबसे ज्यादा चेंज वो आता है जब आप उस कैंपस में रह रहे हो ना। एंड दिल्ली में सबसे ज्यादा जो एनर्जी और पावर लगता है उस एनवायरनमेंट को बनाने में लगता है। टीचिंग तो देखो हर जगह वो पढ़ाई देगा, लेकिन जो एनवायरनमेंट जो चेंज कर रहा है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। और तो टीचर तो हर जगह सेम ही रहने वाले हैं, वो घर में ही नहीं मिलेगा, घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। सर घर में आज के समय में तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड हो। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आज के समय में पेरेंट्स भी तो ओवर प्रोटेक्टिव बिल्कुल, तो वो भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे का समय खराब हो। लेकिन ये सारी चीजें जो आपने बताई ये बहुत जरूरी है। बच्चे का एक्सपोजर होना, खेलना भी उसके लिए जरूरी है, उसका सोशल सर्कल भी होना जरूरी है। जबकि आज के समय में एक अच्छा पढ़ा लिखा पेरेंट्स ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को इन चीजों से बचा के रखूं, मैं जितना सेफ रखूंगा उतना बेटर है। और आज के समय में हो ये रहा है कि पेरेंट्स एक ही काम कर रहे हैं कि वो बच्चे का दोस्त बन रहे हैं, लेकिन बच्चे के और दोस्त बनने नहीं रहे। बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी वेरी राइट पॉइंट। एंड वो बहुत उसको अपनी एज ग्रुप में, अपने पेयर में, आई थिंक पोस्ट कोविड तो कुछ ज्यादा ही हो गया सर। अच्छा सर, एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि जो एसएसबी में जो लैंग्वेज बैरियर है, जैसे यूपीएससी में जो सिविल सर्विस के लिए भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो वहां पे अगर बच्चा कहता है कि मैं हिंदी ही बोल पाऊंगा,
तो वहां पे उसकी रिस्पेक्ट की जाती है और उसकी बात को कंसिडर किया जाता है। क्या यहाँ ऐसा है कि उस लेवल पे उसको कंसिडर कर सके? एक्चुअल में देखो बिल्कुल क्लियर कट वहाँ का ब्रीफिंग है, द लैंग्वेज टू बी यूज्ड हियर इज इंग्लिश। इफ यू गेट स्टक यू मे स्पीक इन हिंदी बट काइंडली रिवर्ट टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। सो और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश चाहिए, बेसिक चीज है, बहुत सारी चीज में तो आपको वो नहीं है, लेकिन जो टेस्ट है आप एकदम प्योरली सब कुछ हिंदी में कर सकते हो, ऑफ कोर्स इट इज अलाउड, बट यू रेयरली गेट टू सी सच कैंडिडेट। अब आपको ये समझना है कि वहाँ पे जो बच्चा आ रहा है वो हर स्टेट से आ रहा है, किसी का हिंदी अच्छा नहीं है, किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं है, और जो आपका बाद में इंटरेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, वो एक प्री डिफाइंड है। Yes, language remains a barrier to some extent. कई बार बच्चा ये हो जाता है कि यार मैं मतलब barrier in the sense कि उसके बेसिस पे कि नहीं जाना है तो वो हो सकता है, बट अगर चाहे तो उसको इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन बहुत प्योरली सब कुछ हिंदी में चल रहा है ऐसा बोलना इज नॉट ए राइट अप्रोच, एंड ऐसा हो भी नहीं सकता है कि आपके लिए अलग से है। मे बी मेरे को नहीं आती है, जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसको इतना अच्छा हिंदी नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास ये कंपल्सन नहीं था कभी कि भैया मेरे को ये सीखना है। मतलब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ किसी का भी, सो उसको एक आइडियल लैंग्वेज कर दिया गया है। बस यस, टू सम एक्सटेंट अगर आपको कहीं बीच में अटकता है तो उसके लिए वो इंग्लिश में बोल सकता है, उतना तक लीवे है, लेकिन नॉट बियॉन्ड इट। अच्छा सर, एक चीज मैं और भी पूछना चाह रहा था यहाँ पे, ये सभी बच्चों के काम आनी है, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जो चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो या डिफेंस की तैयारी करने जा रहा हो। सर किसी भी सिविल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो उसे इंटरव्यू एक ना एक वक्त के बाद फेस करना पड़ता है, और आजकल का कल्चर क्या हो गया, और ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जो मुझे बच्चों ने भेजी जो आज के सेशन में, कि वहां पे आपकी हॉबी बहुत मैटर करती है। और सर पोस्ट कोविड ऐसी सिचुएशन हो गई है कि बच्चे की हॉबी डेवलप हो ही नहीं पाई, या तो उसका बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है और वो किसी एक स्पेसिफिक चीज को तैयार नहीं कर पाया, और उस एक शॉर्ट टाइम में फिर वो उस चीज को तैयार करता है। तो एसएसबी में ये हॉबी वाला जो पोर्शन है कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और इसको अगर एज ए पेरेंट्स मैं आज सुन रहा हूँ इस बात को, तो मुझे अपने बच्चे को कैसे इस पे तैयार करके चलना चाहिए शुरुआत से? सर एक्चुअली व्हेन वी से अबाउट हॉबी, इट्स ऑल अबाउट कि बच्चा ना अपना टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करता है। जब हम बोलते हैं ना कि हॉबी डेवलप नहीं कर पाया, तो फिर यू नो वी बैक टू वेरी बेसिक्स की, तो फिर वो उस फ्री टाइम में करता क्या है? वो खेलता है, वो फिर टाइम पास करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मोबाइल ही देख रहा है, कुछ तो कर रहा है ना, बट यस देयर इज ए प्रॉब्लम विद दिस यू नो काइंड ऑफ ए कल्चर व्हिच वी आर क्रिएटिंग नाउअडेज की नाउअडेज का पहले से ही है। अगर आपका बच्चा सपोज मैं तो गिटार बजाता है, उसने एक हफ्ते का एक महीने से गिटार नहीं बजाया, पेरेंट्स को लगेगा भी नहीं कि गिटार नहीं बजाया, और वो 2 दिन ना पढ़े, ऐसा हो जाएगा कि यार क्या तू टाइम पास कर रहा है, इतना तेरे पीछे लगे हैं, यू नो। तो कहीं ना कहीं एक तो वो चीज फैक्टर है कि हम इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं हॉबीज को। लेकिन हॉबीज का मतलब ऐसे नहीं कि आपके पास कुछ, ये बहुत ही कई बार लोग ऐसा भी इसको कंसिडर करते हैं कि तो बहुत ही शूशा वाली चीज है, बहुत ही हाई फाई एक सोसाइटी का वो है कि आपकी हॉबी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अगला सवाल सर इसी में था कि क्या कोई स्पेसिफिक हॉबी है जिसको आप एसएसबी में प्रेफरेंस देते हैं तो वो बच्चे को तैयार करनी हो? सर कोई प्रेफरेंस नहीं है, बच्चा कैसे कंस्ट्रक्ट, मैं तो कह रहा हूँ जैसे पुराने टाइम में अब बहुत सारी लड़कियां थी जो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कुछ लड़के थे जो कुछ यू नो बहुत ही मतलब कुछ भी आप उठा लो, या फिर कोई खेलने आप जा रहे हो। सो ये है कि भैया वो अपना टाइम कैसे, जब उसको फ्री टाइम है तो उसको कैसे यूज कर रहे हो। आज की डेट में बहुत सारा है, जैसे बहुत ही रेगुलर है कि सारे लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं या फोटो अपलोड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हॉबी फोटोग्राफी भी है, एक्सेप्टेबल है, आपका हॉबी पेंटिंग है, चलेगा, आपका हॉबी गार्डनिंग चलेगा, लेकिन ये नहीं कि वहाँ झूठ बोलने के लिए कई बार हमें बोलते हैं कि एसएसबी में बताने के लिए एक अच्छा हाईफाई हॉबी है, उसके बारे में मैं 10-12 लाइन पढ़ लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो ही जाएगा बच्चा। तो बेटर है कि एक बच्चे को पिकअप एनीथिंग जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट अगर सपोज उसका किसी गेम में है, उस गेम को पिकअप करो, उसका इंटरेस्ट मतलब किसी भी तरह में जहाँ पे वो उस चीज को करने से उसको रिलैक्स मिलता है, उसको थोड़ा लगता है कि मेरा कंस्ट्रक्टिव टाइम गया है। क्योंकि सबसे बड़ा डेंजर ये है कि अगर वो नहीं कर रहा है तो कहीं तो ये टाइम जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये टाइम पढ़ाई में ही जा रहा है, इम्पॉसिबल। हॉबी इज बेसिकली अवेयरनेस। हॉबी कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेशली ढूंढ के लाओगे। आपके घर में 4 गमले हैं, उनमें आपने कौन से पौधे लगाए हैं, कौन सी मैन्योर डालते हो, कितने दिन बाद उसकी गुड़ाई करते हो, उन प्लांट्स के नाम क्या हैं, बॉटनिकल और लोकल नेम्स क्या हैं।
अगर आप ऐसे ही अपनी अवेयरनेस बढ़ा लोगे तो वो आपकी हॉबी होगी, अवेयरनेस। कितना जानने की इच्छा कोशिश रखते हैं। एक इंसान है जिसको सच में नहीं पता होता, स्पेशली मेट्रोज में कल्चर है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, सामने वाला बिल्कुल दरवाजे में। एक बच्चा उसको ये भी पता है कि पड़ोसी कौन है, ऊपर नीचे बिल्डिंग में क्या है, क्या अगर कल को इमरजेंसी होगी तो इसमें क्या कर सकते हैं। एंड आपको वही एक स्मार्ट बच्चा है जिसको पता है। सो अगर आपको आज जो चीज़ आपके आसपास है उसके बारे में नहीं पता है, आप किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो कल को कैसे है। सपोज आप आज यहाँ पे बैठे हो, आर्मी में हो, आप एक पोस्ट पे हो, तो आपका काम सिर्फ ये नहीं ना कि मेरी पोस्ट में क्या काम चल रहा है, आपको ये पता है कि मैं किस एनिमी की रेंज में हूँ, कौन एनिमी मेरी रेंज में हो सकता है, बेस्ट अगर कोई वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो होगा उसमें हम क्या एक्शन ले सकते हैं। सो ये जो हमारी हॉबीज हैं या ये जो कुछ जानने की, लाइक सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जो किसी चीज़ को जानने की अवेयरनेस बढ़ाने की जो इच्छा है, वो इनकी जो एटीट्यूड है वो लाइफ में बहुत काम आता है। वही लाइक आप भी अगर आई मीन वेरी सिंपल एग्जांपल यानी कि कोचिंग नाउ, यू मस्ट बी सीइंग अभी मार्केट में नया क्या चल रहा है, या अभी कैसे बच्चे को समझ में आया है, पोस्ट कोविड क्या ट्रेंड आए हैं, या मे बी अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो इस तरह का अभी कोई चल रहा है, हाउ मुझे रेलेवेंट रहने के लिए क्या करना है। अगर आप अपने भी कोई बंदा इमर्स हो जाए, खो जाए, तो वो कैसे उस चीज को समझ पाएगा। इंसिक्योरिटीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है वो, किसी चीज़ को खुद जानने की इच्छा। आप पोस्ट में बैठे हो, आपके पोस्ट के आसपास कौन से जानवर मिलेंगे आपको, किस तरह के प्लांट्स होंगी, वो ही एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो वो आपके पास अगर आदत होगी, वही हम ढूंढ रहे हैं, तभी आप नए रास्ते, आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ कोई आंसर नहीं मिल रहा, बट अगर आप खोजी हो अंदर से, आप कुछ ना कुछ खोज निकालोगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए ऑफिसर पोस्ट पे पहला हुआ एग्जाम और सेकंड हुआ एसएसबी। तो मेरे दो सवाल है एसएसबी को लेके कि पहला तो एसएसबी है क्या और क्या क्या होता है एसएसबी में, और दूसरा सवाल ये कि इसके पीछे एम क्या है। ये जो एसएसबी होता है जो इतने 3-3, 4-4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, तो जो एक 5 दिन एसएसबी चलता है, इस 5 दिन में आप क्या क्या सोच रहे होते हैं कि एक बच्चे के बारे में हमें क्या क्या जानना है। एक्चुअली सर एसएसबी ये जो प्रोसेस है ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इनफैक्ट सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि जब बच्चा गया वहाँ पे तो एक बेसिक फिल्ट्रेशन करना पड़ता है कि 100-150 बच्चा आ गया, कौन बच्चा है जो 5 दिन तक एक्चुअल में रखने में फायदा है, हमें कुछ क्वालिटी देखने को मिलेगा, तो इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। वहाँ हम बेसिक रीजनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद एक पिक्चर दिखाई जाती है, बच्चों को बोला जाता है कि आप इस पे एक स्टोरी लिखिए, और सब अपना अपना अलग अलग स्टोरी लिखेंगे। तो 10 से 15 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, हर कोई अपना अपना स्टोरी बनाता है और फिर आपस में डिस्कस करके कॉमन स्टोरी पे आते हैं। तो पहला तो है स्टेज 1, तो एक फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो गया। ये बहुत ही बेसिक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है या कुछ है, इसमें केवल बच्चा हेजिटेटेड है, बोल नहीं पा रहा है, तो इस तरह का बच्चा जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, वो जनरली बाहर हो जाता है। फिर हो जाते हैं स्टेज 2 में, तो जो ये अब बचा हुआ है, एक्चुअली ये अब 5 दिन तक पूरा वहाँ रहेगा, तो एक दिन खत्म हो गया, 4 दिन और बचे हैं इसके 3 टेस्ट वहाँ पे। एक है साइकोलॉजी टेस्ट, एक है ग्रुप टेस्टिंग और एक है इंटरव्यू। साइकोलॉजी मतलब आपकी सोच कैसी है, मतलब एसएसबी का सही है तो मनसा वाचा कर्म, आपका मन कैसा है, आपके शब्द कैसे हैं और आपके कर्म कैसे हैं। तो जो साइकोलॉजी टेस्ट है वो आपका मन पढ़ने के लिए। तो आपको जैसे जब पहला टेस्ट था कि एक पिक्चर दिखाया, आपने एक स्टोरी लिखा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाते हैं 30 सेकंड पे और उस पर आपको कहानी लिखना होता है, सब बैक टू बैक है। इतना फास्ट है ये कि आपको टाइम ही नहीं मिलता सोचने का, कि 4 मिनट में खत्म कर रहे हैं, जैसे ही खत्म होगा अगला स्टोरी आ जाएगा, अगला पिक्चर आ जाएगा। तो ऐसे 12 स्टोरी लिखनी पड़ती है, फिर 15 सेकंड के लिए वर्ड आता है कि, और ये वर्ड पे एक सेंटेंस लिखना, और इंग्लिश की तरह नहीं है कि आपको ग्रामेटिकल में ऐसे लिखना है, इस वर्ड को देख के आपके दिमाग में जो सेंटेंस है वो आपको लिखना है। तो ऐसे 60 वर्ड्स हैं, फिर ऐसे सिचुएशंस दिखाई जाती हैं कि हाफ एन आवर मिलता है, 60 सिचुएशन। वेरी वेरी बेसिक कि आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, एग्जाम देने के लिए, सपोज अपने रोल नंबर भूल गए तो क्या करोगे, आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कोने में एकदम से कोई सांप दिखाई दिया, क्या करोगे, सामने खिड़की खुली है, देखा कोई आदमी पड़ोसी खिड़की में से पाइप पे चढ़ने की घर में कोशिश कर रहा है, क्या करोगे। तो ऐसा सिचुएशन जो डे टू डे में किसी को भी फेस हो सकता है, कभी ऐसा आ सकता है, लेकिन इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि 30 सेकंड में सिचुएशन पढ़ना भी और उसका रिप्लाई भी करना। आइडियली आपको 30 सेकंड एक सिचुएशन के लिए, फिर लास्ट में कि आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हो, बेसिकली आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या टीचर्स या फ्रेंड्स, और आपका आप अपने बारे में क्या सोचते हो फ्यूचर में। तो यहाँ पे बच्चे का कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड है कि उसके दिमाग में जो चल रहा है वो सब चीज़ बाहर निकल के आ जाता है कि उसका सोच कैसा है। फिर एक दूसरा टेस्ट है इंटरव्यू, जहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन हो रहा है। एक इंटरव्यू ऑफिसर है, सामने बच्चा बैठा हुआ है, हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का डिस्कशन है, और
बेस्ट पार्ट इस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा टेक्निकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके। आपकी खुद की लाइफ के बारे में, पहले तो स्कूलिंग वगैरह के बारे में पूछते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके बाद हॉबीज इंटरेस्ट ये सब सारी चीज़ें आती हैं। देन फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, घर में कौन कौन है, किससे कितना लगाव है, कैसे टाइम स्पेंड करते हो, पड़ोस में कौन है। जब ये सारा कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, देन वी मूव टू द थोड़ा सा अवेयरनेस पार्ट कि कंट्री में सब चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर आप से फॉर एग्जांपल अभी कुछ इशू हुआ तो उससे नॉर्मल बंदे के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल कुछ हो रहा है उससे क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू बेसिकली 1-to-1 इंटरेक्शन है। और यहाँ पे इट्स लाइक वाचा कि आप किस तरह से शब्द अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो। फिर आता है आपके कर्म कैसे हैं, मतलब वो आता है ग्रुप टेस्टिंग। कई बार क्या होता है कि एक बच्चा है वो सोचता भी अच्छा है, हम सब सोचते हैं कि मेरे को अच्छा करना है, वो बोलता भी अच्छा है कि यार मुझे करना है ये करना है, लेकिन उसके काम ऐसे नहीं है। एक बार मुझे एग्जाम क्लियर करना है, रोज सोच भी रहा है, रोज बोल भी रहा है, लेकिन ना तो उठ रहा है, ना पढ़ रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपके कर्म दिखाई देते हैं। तो इसमें ग्रुप में ये टेस्ट होता है, 6 से 10 बच्चे एक ग्रुप में डाल देते हैं एंड उस ग्रुप में पूरे टेस्ट होंगे। पहले किसी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, फिर एक सिचुएशन दी जाएगी आपको। टॉपिक भी 2 तरह के आते हैं, एक सोशल टॉपिक है, एक नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर है, दूसरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ दी जाती है कि इस सिचुएशन में आप जा रहे हो, रास्ते में ऐसे प्रॉब्लम आ गई तो कैसे हैंडल करोगे। और वो ग्रुप के साथ आपको अलाइन करके सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि आपको ग्रुप देते हैं कि आप 10 बच्चों बताओ इसमें अभी क्या करोगे। एंड फिर एक होता है आपका आउटडोर, फिर सीरीज में आता है जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है या हाफ ग्रुप टास्क है। इन सब में क्या होता है कि कुछ ऑब्स्टिकल बना दी गई ग्राउंड पे। ये ऑब्स्टिकल मतलब फिजिकल से ज्यादा मेंटल ऑब्स्टिकल है। कि एक यहाँ से आपको वहां जाना है, ग्राउंड में टच नहीं, पैर नहीं रख सकते, जंप नहीं मार सकते, आपके पास ये फट्टा, बल्ली और ये रस्सी है, इनकी हेल्प से आप कैसे आगे तक जाओगे। तो यहाँ पे 2 चीज निकल के आती है बच्चे की, तो कोलैबोरेशन विद अदर्स एंड दूसरा उसको कैसे आप ग्राउंड पे करोगे। मतलब बेसिकली ग्रुप डायनामिक चलती रहती है इन टेस्टों में। जब जीडी करता है तो एक अवेयरनेस पता लगती है कि दूसरा बच्चा किस तरह का बच्चा हुआ है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो प्लान करते हैं तो सबके अपने अपने आइडिया हैं, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है बच्चे का। यहाँ पे उसको आगे जाने के लिए सबके कोलैबोरेट करना पड़ता है, तो कोलैबोरेटिव नेचर दिखता है। फिर उसके बाद एक हम स्नेक रेस या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बोलते हैं, जिसमें आपके ग्रुप का कॉम्पिटिशन दूसरे ग्रुप से है, तो आप पे कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एंड देन बिकॉज जब आप पूरा ग्रुप एक साथ आया तो वो डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से मतलब ये जो टेस्ट है सबसे लंबा है, 2 दिन तक चलता है। तो इसमें कुछ टेस्ट फिर फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए वो बहुत ही बेसिक सा होता है, जैसे 10 ऑब्स्टिकल्स हैं, रोप क्लाइंबिंग हो गया, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे चलना है, या बर्मा ब्रिज है, इस तरह से। और यही टेस्ट को मतलब अलग अलग फॉर्म में, कई बार ग्रुप में, कई बार आधे 3-4 बच्चों में, कई बार अकेले में आपको कोई टास्क मिला, कई बार आपको बोला कि अब जैसे ग्रुप डिस्कशन क्या बोला जाएगा, तो एक कार्ड उठाओ, उसमें 4 टॉपिक है, आपका जिसके मन करे उस पर 3 मिनट में प्रिपेयर करो, इस टॉपिक का 3 मिनट के लिए आपको बोलना है। तो इस तरह से ही होता है। लास्ट के दिन कॉन्फ्रेंस होता है 5th डे। अभी तक क्या होता है कि जीटीओ को नहीं पता है कि जिसको बच्चे को मैं असेस कर रहा हूँ इसका साइकोलॉजिस्ट कौन है, इसका इंटरव्यू ऑफिसर कौन है, उससे पहले नहीं पता लगता है। तो कॉन्फ्रेंस में सारे असेसर एक साथ बैठ के बच्चे को डिस्कस करते हैं कि मेरे हिसाब से बच्चा ऐसा है, वो क्या है। और वो अलग अलग, ऐसे नहीं कि सबका सेम होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है। किसी ने ग्रुप में अच्छा किया, किसी ने 1-to-1 अच्छा करता है, किसी का सोच बहुत अच्छा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड करने में प्रॉब्लम है। अब ये डिस्कस करते हैं आपस में कि बेस्ड ऑन आवर डिसीजन अब इस पे हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वहां पे भी अगर कोई डाउट है कि एक बार रीचेक कर ले, तब उस बच्चे को बुला के कुछ सवाल पूछ लेते हैं, वरना बच्चे को बुला के नॉर्मल भी कैसा स्टे रहा, क्या था, कोई सजेशन है, भेज देते हैं। देयर आफ्टर रिजल्ट इज अनाउंस्ड। और बेस्ट पार्ट है कि 5th डे ही आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा कि आपका क्या है। सर जैसे एक इंटरव्यूअर हुआ, एक साइकोलॉजिस्ट हुआ और एक जो जीटीओ हुआ, इनमें किसकी ज्यादा वैल्यू रहती है, किसके स्कोर की ज्यादा वैल्यू रहती है? किसी के स्कोर की ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू नहीं है, ऑल 3 आर इक्वल। ये एक बहुत सारे मिथ्स भी चलते हैं कि साइको ने ऐसा बोल दिया, जीटीओ ने ऐसा बोल दिया, ये टेस्ट 2 दिन तक चलता है, कुछ नहीं है। तीनों का बिल्कुल इक्वल वेटेज है। एक्चुअल में एसएसबी 900 मार्क्स का होता है, तो तीनों को 225 225 225 नंबर मिलता है। अब बचे हुए 225 कॉन्फ्रेंस के होते हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होता है। तो सबका इक्वल वेटेज है। कोई भी, हर किसी को ये लिबर्टी है कि आप कुछ अगर ऐसा आपको दिखता है कि नहीं जाना चाहिए, एक तरह से वीटो पावर आप बोल सकते हो कि भाई ये बच्चा पास नहीं हो सकता, विद सम जस्टिफिकेशन। ऐसे नहीं कि मैं किसी को बोलूं नहीं पास कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कि ये नहीं हो सकता, ये मेरे रीजन है, आई एम वेरी क्लियर, सो मैं कंफर्टेबल नहीं। सो जब तक ये तीनों कंफर्टेबल नहीं होंगे, मतलब दे एक्चुअली, अगर किसी ने फेल भी किया है लेकिन उसको लगता है, फेल मतलब कुछ नंबर से किया है ना, आपको लगता है कि बच्चे को हम पास कर सकते हैं,
बेस्ड ऑन दिस क्वालिटी, तो एटलीस्ट इसको बोलना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू कम अप, आई एम कंफर्टेबल एंड फॉरवर्ड अपना रिपोर्ट में ऐसे बताना पड़ेगा कि इस बेसिस पे मैं बच्चे के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे मैं मैथ का टीचर और हम कई बार क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और जो सॉल्यूशन हमें लगता है कि मेरी तरफ से बेस्ट है और मुझे लगता है इससे बेटर कोई नहीं है सॉल्यूशन, लेकिन कोई बच्चा आता है और उससे बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देता है। तो जब आप इंटरव्यू करते थे आप लोग, तो जो ग्राउंड वाला काम रहता है, जीटीए वाला जो रहता है, उसमें सर कोई बच्चा ऐसा मिला जो आपकी मेमोरी में जिसने बहुत यूनिक किया हो? इनफैक्ट सर मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, एंड आई कीप सेइंग कि वी आर नॉट सपोज्ड टू हैव आवर फेवरेट्स और समथिंग, लेकिन होता है हमेशा। और एवरी टाइम ना यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द कैंडिडेट एज वेल, कि जब आपको लगता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दे क्रिएट। बट वन कैंडिडेट, इफ यू आस्क मी, एक कंबाइंड एंट्री थे, जैग एंट्री था, जो लॉयर्स आते हैं, और एक लड़का था सर, द वे ही स्पोक, तो मैंने उसको हाईएस्ट मार्क्स नहीं दिए, हाईएस्ट मैंने किसी और को दिए हैं, एंड उसका रीजन था कि इसका करेज में कुछ इश्यूज था, बट वो मेरा मेमोरी में ऐसे बैठ गया कि अगर आज भी मैं लुक बैक करता हूँ, वो द वे ही इज हैंडल इज प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ। एक टॉपिक उस टाइम पे हमने दिया था कि व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर सो मेनी क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट रीजन। उस बच्चे ने जो बताया, जिस तरह से एक्सप्लेन किया, उसका मुझे आज भी लेक्चर का टॉपिक याद है कि इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स इन अर्बन एरियाज। उसने जो बताया, साइकोलॉजिकल रीजन, सोशोलॉजिकल रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन, देन देयर आफ्टर व्हाई यू नो लॉ किस तरह से, व्हाई और जब तो सीआरपीसी चलता था पहले, तब की बात है कि कैसे है, और किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, हाउ वी कैन चेंज देम। और तो इतना मतलब बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, द वे दे स्पीक, दे प्रेजेंट देमसेल्फ, वो कुछ है जो मतलब मैं कहूँगा कि यस, मेरे दिमाग में वो आज भी ऐसा बैठा हुआ है। यू लुक अप टू, इनफैक्ट सर जब अपना लेक्चर कराते तो 3 मिनट का टाइम देते हैं, एंड आफ्टर 2.5 मिनट के बाद आप बेल बजाते हो ऐसे करके कि बच्चे को पता लगे 30 सेकंड बचा है, आपको कंक्लूजन दे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 5.5 मिनट तक मैंने बेल नहीं बजाया, नॉट बिकॉज कि मैं टाइम ऑफ ट्रैक भूल गया, नो, मुझे लगा अगर एक बेल बजा दिया ना तो मैं दोबारा नहीं सुन पाऊंगा इस बच्चे को, तो काइंड ऑफ आइडिया just coming out, and after 5.5 minutes मुझे लगा कि अभी बहुत obvious हो जाएगा। I think I have seen what I wanted to see. Reason why I did not give him the highest marks was क्योंकि जब वो फिजिकल वाले उसमें थोड़ा सा एक उसका एक हल्का सा डर देखने को मिला, जो जस्ट इतना नहीं था कि आप उसको फेल कर दो, बट क्योंकि आपको बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टू द सर्विस, वो था। बट आपने सिलेक्शन किया, आई सिलेक्ट एंड ऑल 3 सेलेक्टेड। बाद में उसका वो लेवल भी आया, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट, एंड आई एम श्योर अभी वो सर्विस में हुआ है। उसके बाद कैंडिडेट्स, कई कैंडिडेट आपको सरप्राइज कर देते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है हमारी, उसमें कोई ऐसा सोल्यूशन दे देता है जो इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बट जब आप देखते हो तो लगता है ये तो है, इट कैन बी डन। जैसे मोर ओवर ना यहाँ पे सर लॉजिक की अप्लाई कर, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि आपने से एक हॉबी का क्वेश्चन है, हॉबी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूछा था, या कैसा हॉबी होना चाहिए, या गेम्स खेलता है कैसा नहीं खेलता। बिलीव मी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका हॉबी है कि नहीं है, गेम खेले नहीं खेले, इट इज रीजन फॉर नॉट डूइंग। कि अगर आपके पास सॉलिड रीजन है, आपका से फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो भाई है पढ़ने में अच्छा है और उसको उसी में ध्यान है, उसका हॉबी में उसको पढ़ना ही पसंद है, वो 99 परसेंटाइल भी लेके आ रहा है, वो परसेंटेज भी अच्छा है, एंड नहीं मिल रहा टाइम, टोटली एक्सेप्टेबल है। एक बच्चा है जो नंबर भी 50-60% है, पढ़ भी नहीं रहा है, तो फिर क्या कर रहा है? तो इट इज ऑफ मोर ऑफ ए लॉजिक कि आपके चीजों को करने का लॉजिक क्या है, वही असेसर देख रहा है कि बच्चा डिसीजन किस बेसिस पे ले रहा है। इसी पे आजकल एक नया चीज है, ईयर ड्रॉप। मैंने 1 साल ड्रॉप ले लिया 12th के बाद। ड्रॉप इज ओके, ड्रॉप से आप अपने करियर को 1 साल पीछे ले जा रहे हैं। आपने ड्रॉप लिया, बहुत अच्छी बात है। रीजन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुझे एनडीए पढ़ने के लिए मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, दैट इज नॉट। आप रीजन दो कि ड्रॉप था, बिकॉज ड्रॉप आपका एक पॉइंट है जो आपको नेगेटिविटी में लाता है कि आप इतना रिस्क लेने को तैयार हो आगे अपने फ्यूचर के लिए कि आप अपने लाइफ में 1 साल पीछे चले गए। बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द आंसर कि क्यों। इफ वी फाइंड द रीजन इज वेरी लॉजिकल। सेकेंडली, एसएसबी में देयर इज नो सेकेंड थॉट। जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी होता है, देयर इज नो सेकेंड थॉट, इट इज टाइम स्ट्रेस। बस 30 सेकेंड में यू हैव टू आंसर, 4 मिनट में यू हैव टू राइट ए स्टोरी। आप शुरू करोगे तभी तो 4 मिनट में खत्म होगी। स्टोरी शुड हैव में स्टार्ट, मिडल एंड एंड। तो आपने जो सोचा, आपकी जो साइकोलॉजी है, अगर आप अच्छे हो, वो अच्छी उसमें सोचोगे,
अगर आप मस्ती वाले हो तो वैसी स्टोरी लिखोगे, इसमें एक और चीज़, दैट इज अ स्ट्रेस। कई बार क्या होता है कि हम ना प्रिपेयर्ड आंसर ढूंढते हैं, हाँ ड्रॉप का सर क्या रीजन बताएं, अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेला क्या बताऊं, एक हॉबी में क्या बोलना है। बिलीव मी, एक ही आंसर अगर 10 बच्चे दे रहे हैं, शायद उसमें 2 पास हो 8 फेल। इट इज नॉट कि विच आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टेक्निक, क्योंकि पर्सनालिटी का टेस्ट है एंड योर पर्सनालिटी बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप कौन से एरिया से आ रहे हैं, आपका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, कास्ट, कल्चर, की एवरीथिंग, आपका रिलीजन, बहुत सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन करती हैं। तो आपका पर्सनालिटी तो ऐसा होना चाहिए ना, जैसा आपका अपब्रिंगिंग, मतलब उस चीज के बेस पे कहीं ना कहीं फैक्टर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्राइवेट बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिया, वो कहीं ना कहीं इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। सो आप सेम आंसर 2 बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं होता है, और 2 चीज चाहिए भी नहीं। मतलब आपसे जो रिलेवेंट है, आपकी लाइफ से जो ज्यादा सुटेबल है, उसका विद जस्टिफिकेशन लॉजिक देन एक्सप्लेन, दैट इज व्हाट इज। नहीं आज सर, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत सारी चीज़ें खुद में आज क्लियर हुई है, क्योंकि जो डाउट्स मैं आज तक लेके बैठा हुआ था और जिन चीज़ों को हमने परसेप्शन बना लिया था, आज वो बहुत सारी चीज़ें दूर हुई। और मैं सभी पेरेंट्स से आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सर, आप दोनों से बात करने के बाद, कि आपका बच्चा डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस जहाँ लाइन में जाना चाहता है उसी लाइन में ले जाइए, लेकिन ये 15 दिन जो रहता है बच्चे का, एक बार एसएसबी की तैयारी के लिए उसे ज़रूर भेजिए। देखिए आप एक बात समझिए, जैसे मुझे आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, हर एक चीज़ को सिखाने के लिए एक प्रॉपर टीचर बना हुआ है। कई बार हम खुद भी उन चीज़ों को सीख लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उनको खुद सीखने के लिए बहुत समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। और कई बार जैसे कर्नल साहब ने कहा कि आप योगासन तो आप रोज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे राइट पोस्चर में करेंगे तो उसका 100% बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज 1% भी मिल रहा होगा, 2% भी मिल रहा होगा बेनिफिट आपको। तो बहुत जरूरी है हर पेरेंट्स के लिए कि वो 15 दिन अपने बच्चे को एटलीस्ट एक बार एसएसबी की कोचिंग के लिए भेजे, क्योंकि वहां से वो जिंदगी जीने का सही तरीका सीख पाएगा। अगर हम सच मायने में बात करें तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कामयाब हो गए, सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी के थ्रू आईएएस बने, लेकिन उसके बाद भी वो 10 साल 5 साल के बाद अपने जीवन के संघर्ष को झेल नहीं पाए और अपनी लाइफ में गलत स्टेप उठा गए। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन की आज के समय में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद गिव अप कर देते हैं अपनी लाइफ से, और ये न्यूज़ हमें रोज सुनने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो कमी हम में हो गई, हमारे बच्चे में हमारे द्वारा तय की गई, पेरेंट्स के द्वारा, आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली, इसलिए वो संस्कार हम डेवलप नहीं कर पाते। आज के समय में पेरेंट्स दोनों कमाने वाले हैं, तो हम वो समय अपने बच्चे को दे नहीं पाते हैं। तो ये राइट टाइम है कि हम उसको वो गाइडेंस दिलाएं उन लोगों से, वो उसके अंदर वो जो स्किल डेवलप होने चाहिए, जिससे वो जिंदगी की प्रॉब्लम को सोल्व करना समझ पाए, जिंदगी की प्रॉब्लम को फेस करना समझ पाए, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद, मेरा भी बेटा है और मेरी 2 बेटियां, मैं आज पहली चीज़ जो मैंने डिसाइड की वो ये कि मेरे बच्चे किसी भी लाइन में जाना चाहें, लेकिन मैं अपने बच्चों को 15 दिन के लिए एक बार सर लोगों के पास, सर के हाथ में सौंपेंगे, ताकि वो 15 दिन में अच्छे से ये समझ जाएंगे कि एक डिफेंस पर्सन का माइंडसेट क्या होता है। और मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। कर्नल साहब ने कहा कि मेरी 62 साल उम्र है, लेकिन सर जब बात कर रहे थे तो इस तरीके से हाथ उठा रहे थे, तो मैं देख रहा था कि मसल पावर एक यंग आदमी से जो 25-30 साल का, उससे डबल मसल पावर इनके पास आज भी है। यानी वो डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाता है, वो जज्बा कैसे पैदा किया जाता है, जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। जिंदगी खूबसूरत सिलेक्शन से नहीं बनेगी, जिंदगी खूबसूरत पैसे से नहीं बनेगी, जिंदगी खूबसूरत कामयाबी से नहीं बनेगी, जिंदगी खूबसूरत बनेगी जिंदगी जीने के तरीके से। और एक बात मैं सब बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कामयाबी के लिए संसाधनों की नहीं, जज्बे की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि हम साधारण परिवार से हैं, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं ऑटो चलाने वाले का बच्चा हूँ। जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया कि ऑटो चलाने वाले बच्चे, ऑटो चलाने वाले का जो बच्चा है उसका हमने सिलेक्शन किया। आप कितनी कदर करते हैं वक्त की, आप कितनी कदर करते हैं पैसे की, आप कितनी कदर करते हैं अपने जीवन की, बहुत मैटर करता है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में एसएसबी को अगर राइट वे में हैंडल करेंगे
तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम बहुत बार बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बहुत सारे परसेप्शन मन में तैयार कर लिए जाते हैं। लेकिन सच बात ये है कि अगर आप ठीक तरीके से तैयारी करें तो ऐसे एक्सपीरियंस लोग आपको पॉलिश कर सकते हैं और आपको तैयार कर सकते हैं। और आज के समय में YouTube पे हो भी यही रहा है कि इन्फॉर्मेशन का मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मैंने आज अभी इसको एंड करते हुए बोला कि मैं खुद बहुत सारे गलत परसेप्शन बच्चों को देने लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुद मैंने इसी जगह से उठाए हुए थे। आपने पेरेंट्स से शुरू किया, एक स्ट्रेस के ऊपर बात बताता हूँ। एसएसबी से जब बच्चा सिलेक्ट होकर एकेडमी में जाता है और फिर वो सर्विस करता है 30 से 35 से 40 साल, रेट ऑफ सुसाइड इज नेग्लिजिबल। एसएसबी इज सच ए थिंग, राइट मैन राइट जॉब। उसके लिए फिर तैयारी करके ही जाना पड़ेगा आपको। तो नमस्कार मेरे बच्चों, और अगर आप सब लोगों के मार्गदर्शन में अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर कांटेक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।